नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन। और इस वीडियो में आपके लिए जो पेपर हुआ है कांस्टेबल का, यूपी कांस्टेबल का, उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैथ और रीजनिंग आपके लिए 75 क्वेश्चंस हैं और साथ साथ 75 क्वेश्चंस हिंदी और जीके यहाँ पर पूरा कवर्ड है। तो 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग, अगर आपकी स्पीड बेहतर है तो आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते थे। हिंदी भी काफ़ी अच्छा आया है, मतलब इजी आया है। और जीके की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिए जाए तो वो बेसिक ही क्वेश्चंस हैं जो आप रेगुलर अगर आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। जीके क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ये किसी बच्चे ने पेपर भेजा है, तो यहाँ पर स्टार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक राइटर पूछे गए हैं आपसे। कौन? क्वेश्चन है द स्कॉटलेट लेटर किसने लिखी है? तो स्कॉटलेट लेटर ये जो बुक है ये लिखी गई है किसके? नैथनिएल हॉथॉर्न के द्वारा। नैथनिएल हॉथॉर्न ने इस बुक को लिखा है और इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन्होंने लगाया वो सही, और नहीं तो ये अगर आप नेगेटिव करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन, अगर गलत हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन जिसका सही हो जाता है उसको काफ़ी मतलब नंबर मिल सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। ठीक, नॉर्मलाइजेशन का यही रूल होता है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता के बीच में लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक नामक सुविधा किसने शुरू की है? तो स्ट्रीक नामक सुविधा शुरू की है किसने? स्नैपचैट ने। स्नैपचैट, लगातार आप किसी से बात करते हैं तो उसका ना आपको पॉपअप देता रहता है कि आप इससे बात कर रहे हैं, इस पर्सन से लगातार आपकी चैटिंग चल रही है, तो उसी को कहते हैं स्ट्रिक्स। ठीक। और पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव जिनकी राजधानी थी कांचीपुरम में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड। यहाँ पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड, इसका क्या कार्य है? तो ये इसका कार्य है इट एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, FSB। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे देश इसके मेंबर हैं, और इसको 2009 में बनाया गया था और स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक। अगला GST बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा जाता है। स्लैब कितनी है, कब इसको लागू किया गया, डेट इसकी, और साथ साथ पहला राज्य कौन था लागू करने वाला? तो असम राज्य पहला था। और GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। पुराना क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा आपसे पूछी जा रही है, ये कौन सी है? तो ये यहाँ पर सिगफील्ड लाइन, ये एक फ्रांस और जर्मनी की लाइन है। जर्मनी के बीच में एक लाइन पड़ती है। और 49 पैरेलल लाइन, ये USA और कनाडा के बीच में पड़ती है। भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन पड़ती है। पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ लाइन सुनते होंगे, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में आप डुरंड लाइन सुनते होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी आप रेड क्लिफ लाइन जानते होंगे। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला, विदेश व्यापार निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विदेश व्यापार निदेशालय ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अच्छा, मैंने ना अभी मिनिस्ट्रीज़ की वीडियो आपके लिए डाली है, तो आपने उसको ज़रूर देखी होगी। उसमें सभी मिनिस्ट्रीज़ मैंने कवर की हुई हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स किसके पास है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये यूरेनियम आवश्यक है। आपने अगर सुना हो तो यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन उनमें से U-235 इसका यूज़ किया जाता है परमाणु ऊर्जा को जनरेट करने में, उत्पादन करने में। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आसान है, ये गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। और विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व
डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन था। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। इजी है, ये अमित शाह जी हैं। राजनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और पहले WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे और मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। बेसिक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे या फिर अब के मुंबई में स्थित है। भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो अगर आप इतने अमाउंट से ज़्यादा अपना टर्नओवर रखते हैं तो आपको GST पंजीकरण करवाना पड़ेगा, GST का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सर्विस के लिए कितना है? तो 20 लाख है। सर्विस मतलब आप किसी पर्सन को ट्यूशन्स के लिए या कोचिंग आप जाते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या सर्विस दे रहा है आपको? सर्विस दे रहा है तो वो हो जाएगा सर्विस। और अगर वो 20 लाख से ज़्यादा अर्निंग करता है, टर्नओवर उसका बनता है, तो उसको GST पंजीकरण करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि सामान का आदान प्रदान जहाँ पर हो उसमें कितना GST लगेगा, तो उसमें 40 लाख अगर आप टर्नओवर रखते हैं तो आपको GST का पंजीकरण लेना पड़ेगा। अगला, डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों की छवियों का उपयोग करके हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने और आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इमेजेस का यूज़ किया जाता है और इमेज फिशिंग आप कह सकते हैं। इमेज फिशिंग मतलब चोरी, और इमेज के माध्यम से जब चोरी कोई करता है तो उसी को इमेज फिशिंग कहते हैं। ठीक। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कौन सी है? तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जागरेव है। कौन? जागरेव। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इन व्हाट वे डज इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिकम इम्पॉर्टेंट इन फाइटिंग टेररिज्म? तो इट अलाउ अथॉरिटीज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट मोर क्विकली। जो थ्रेट्स हैं उनको आसानी से पहचानने और फास्ट तरीके से पहचानने में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अधिकारी जल्दी से पहचान ले, और आतंकवाद से तभी वो लड़ सकते हैं। अगर वो उनको पहचान ही नहीं पाएंगे सिचुएशन को, तो फिर आतंकवाद से लड़ना मुश्किल हो जाता है। भारत में किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो 4 राज्यों के साथ भारत की सीमा टच करता है भूटान, और भूटान को जाना जाता है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आप यूज़ करते होगे, ट्विटर यूज़ करते होगे, फेसबुक। गूगल नहीं है, ये एक सर्च इंजन है, इसमें आप कोई भी ब्राउजिंग वगैरह करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध या त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कल्चरल या एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन? तो यूट्रोफिकेशन किस प्रकार का पॉल्यूशन है? तो ये एक प्रकार का जल पॉल्यूशन है। क्या होता है? जब छोटे छोटे पेड़ पौधे या काई पानी में तैरती हैं तो उसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जल के प्रदूषण की वजह से ही ये बनती हैं। 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान, मतलब यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन की बात की जा रही है। डिमोनेटाइजेशन भारत में 1946 में भी हुआ था। उसके बाद बीच वाले 70s के दशक में भी हुआ था। उसके बाद अभी 2016 में भी हुआ है। तो RBI के गवर्नर 1946 में कौन थे? तो 1946 में CD देशमुख थे, और CD देशमुख ही RBI के पहले भारतीय गवर्नर भी बने। RBI जिसको 1935 में बनाया गया, RBI जिसका मुख्यालय शुरुआत में 1935 में कलकत्ता था, 1937 में मुंबई किया गया। इस समय RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। ठीक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से भाग 4 संबंधित है। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पुस्तक अ लाइफ मिस
स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिस पेंट किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो ये ओल्ड पुस्तकें हैं, उम्मीद करता हूँ आपने ये भी क्वेश्चन सही किया होगा। ठीक, अगला, आसमान के नीलेपन का कारण, मुख्य कारण क्या है? तो आसमान के नीलेपन का कारण है स्कैटरिंग, प्रकीर्ण। तो ए ऑप्शन सही है। बिखराव, यहाँ पर लाइट के बिखराव कारण बनता है नीलेपन का। और सबसे ज़्यादा ब्लू जो कलर है वो ज़्यादा बिखरता है, स्कैटर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही। रमन सुब्बा राव हाल ही में जिनका निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वह क्रिकेट से जुड़े हुए थे और ये इंग्लैंड के प्लेयर थे, सुब्बा राव। ठीक, अगला, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक, अगला, और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को, दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसको बनाया कब गया था? तो 1993 में बनाया गया था। ठीक, ह्यूमन राइट के क्षेत्र में काम करती है। और 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो 1985 को हमने यूथ ईयर घोषित किया गया था। वैसे 2023 में मिलेट ईयर घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 2025 का मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? अभी से घोषित किया जा चुका है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला, डैश, और नहीं भी बताइएगा तो आप सर्च कीजिएगा कि 2024 का जो वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, किसके लिए घोषित किया गया, 2025 का किसके लिए घोषित किया गया। इससे क्या होगा? इससे आपको, आप रिसर्च करेंगे तो आपको याद लंबे समय तक रहेगा। समझ रहे? चलिए, डैश अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने की सहायता करती हैं। तो डैश रिसर्च मेथड अलाउ फॉर इन डेप्थ एंड फर्दर प्रोबिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ रेस्पॉन्ड देयर रिस्पॉन्सेस। तो ये जब आप किसी से उसकी प्रतिक्रिया, उसके जो उत्तर के आधार पर रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ना क्वालिटी यहाँ पर बेहतर करनी होगी। तो क्वालिटेटिव यहाँ पर आंसर सही होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। गुणात्मक यहाँ पर, इसका हिंदी में गुणात्मक यहाँ सही होगा। अगला, BRI का पूर्ण रूप क्या है? लगातार आप सुनते होंगे अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना का इनिशिएटिव है। ये प्राचीन काल में इस प्रकार की एक रोड वाला सिस्टम बना हुआ था जिससे व्यापार होता था, और चाइना भी इसी प्रकार से एक पूरा सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे कि पूरे चाइना यूरोप वगैरह को कनेक्ट कर सके रोड के माध्यम से, और 2013 में स्टार्ट किया गया था। टैस विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो एक पर्सन है, उसी संगठन के लिए खतरा उत्पन्न करता है जिसमें वो काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? स्पेयर फिशिंग। चोरी तो वहाँ पर भी की जा रही है उसके द्वारा, तो अपनी संस्था को ही नुकसान पहुँचा रहा है, उसे कहेंगे स्पेयर फिशिंग। स्पैमिंग आपने सुना होगा, ये ईमेल जो अनवांटेड ईमेल्स होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक, अगला, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो पहली बार राष्ट्रीय नीति घोषित किया गया था जुलाई 2000 में। तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ये कब? 2000 में घोषित की गई। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि नीति। अगला, वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो यहाँ पर पहले था UNCHR और अब है UNHRC। आपने ये पढ़ा होगा UNHRC। तो ये कब ये चेंज हुआ था? तो ये चेंज हुआ था
कब? 2006 में। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है तो अब आगे हो सकता है रिपीट भी कर जाए। अफ्रीका की आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एक कोने से अफ्रीका के दूसरे कोने तक वो पहुंच गए दौड़कर, और ये कौन है? तो डेनिस किमेटो है, डेनिस किमेटो। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है? तो भारत की जो किस्म है बासमती, उसी के मतलब सेम ब्रांडिंग वाली दूसरा देश बासमती चावल्स को बेच रहा है, और उसके लिए कानूनी कार्यवाही के लिए यहाँ पर मांग कर रहा है वो संस्था कौन? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और ये पाकिस्तान पर ये मांग कर रहा है। ठीक। अगला, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली, ये वारली या वर्ली, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वर्ली समझ आ जाएगा, वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वर्ली महाराष्ट्र के लिए जाना जाता है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागर का जो अम्लीकरण होता है, इसका मेन कारण है एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय सी वाटर। तो सी के जो समुद्र का पानी है उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसकी वजह से ही यहाँ पर महासागरीय अम्लीकरण का कारण उत्पन्न होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन कारण यही है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, और एक्सप्लेनेशन बेहतर लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो तैयारी कर रहे हैं उनको आने वाले एग्ज़ाम, आने वाला जो शिफ्ट है उसमें उनको मदद मिलेगी। आपको थोड़ी देर में सेकंड शिफ्ट के लिए भी हम यहाँ पर कराने वाले हैं एनालिसिस, तो उसको भी देखिएगा और अपने क्वेश्चंस बताइएगा कितने यहाँ पर सही हुए अगर आप पेपर देकर आए हैं तो। धन्यवाद।